फाइनली प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो हमारे फाइनल परीक्षा 2026 के लिए काफी ज्यादा खास है। अब हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, हम लोगों को सिलेबस के साथ साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी कवर करते हुए चलना है, ताकि फाइनल बोर्ड परीक्षा में हम लोगों का जो नंबर है 400 प्लस 450 प्लस आराम से आ जाए। तो आज जो बारी है वो हम लोगों का बारी है 100 टॉप क्वेश्चन को कवर करने का हिंदी के अंतर्गत, और हम लोग इस क्लास के अंतर्गत ये भी जान पाएंगे कि हम लोगों की तैयारी का लेवल कितना है और कितना क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे पाते हैं, क्योंकि आपको जो है आपका गद्य खंड आपको पढ़ा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होते हैं गद्य खंड के अंतर्गत, ज्यादातर क्वेश्चन आपका उसी से लिया गया है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप लोग पूरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और इस क्लास के अंतर्गत जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा 1 से 2 बार देखिएगा, बस आपको यूं ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा और पूरा सेशन तक लाइव तक बने रहिएगा। और मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि इस क्लास को जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, जम करके शेयर कीजिए, सारे बच्चों तक अपने स्टेटस वगैरह लगाइए, ताकि सभी बच्चे आपके जितने भी साथी हैं सारे एक साथ मिल करके क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पर हम सबसे पहला प्रश्न रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ये गारंटी है कि 100 में से कम 100 में से कम 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, यानी 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में रहेगा, ये तो गारंटी है। समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है, जो आपके 2026 के पैटर्न है एग्जाम जो आपका होने वाला है। चलिएगा अगला प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है बाबू। यह पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम बताइएगा। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो हमारे पाठ में एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, यानी संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है बाबू? संपूर्ण क्रांति की अगर बात करें तो संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण काफी ज्यादा बीमार रहते थे, और इनकी स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर हैं उसका नाम है डॉक्टर रहमान। क्या नाम है उनका? डॉक्टर रहमान नाम है, इतना याद रखिएगा। तो जयप्रकाश नारायण की स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर रहमान हो जाएंगे। तो ये आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का कितना परसेंट बच्चे? लगभग 85% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं प्यारे बच्चों। पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको वही चीज पूछा गया है, यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो लिखा गया था संपूर्ण क्रांति, तो इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा यह दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही। इनका पूरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण, या फिर कभी कभी आपको जयप्रकाश दे देगा तो आप समझ ही जाइएगा कि जयप्रकाश के बारे में ही चर्चा हो रही है। और याद रखिएगा यहां जो संपूर्ण क्रांति है जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया था। एक बात यह भी याद रखना है कि इनको छात्र आंदोलन भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण ये कहां दिए थे? पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में ये नारा दिए थे, इतना याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहां डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ठीक है, चलिए कितना परसेंट बच्चे? लगभग 80% बच्चों ने सही दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग जो है क्लास को थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे आ जाएंगे और पूरा क्लास को एंजॉय के साथ हम लोग कवर कर सकेंगे। थोड़ा सा शेयर आप लोग जम करके कर दीजिए। ठीक है, जम करके थोड़ा सा आप लोग शेयर वगैरह कर दो यार। 1 सेकंड, मैं भी शेयर वगैरह कर देता हूं। हाँ, तो आप लोग क्लास को जम करके थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दीजिए, ताकि आ जाएंगे सब लोग और पूरा क्लास को हम लोग कवर कर सकेंगे। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे लोगों को फिर से एक बार गुड इवनिंग। चलिए ठीक है। हाँ, अब यहां देखिए पूछा गया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे? तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अमेरिका गए थे प्यारे बच्चों, वो नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, और इनको क्या कहा गया था? अमेरिका का दलाल कहा गया था। क्या कहा गया था इनको? अमेरिका का दलाल कहा गया था। ठीक है, जिसके कारण उस समय, क्योंकि ये उस समय कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसका विरोध कर रहे थे, जिसके कारण इनको अमेरिका का दलाल भी कहा गया था जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती है? देखिएगा, जयप्रकाश नारायण जब
जब आंदोलन चला रहे थे, संपूर्ण क्रांति का जब आंदोलन चला रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से जानती थी? उनको नायक नहीं, लोक नायक के नाम से जाना जाता था। लोक नायक का मतलब होता है लोगों का नायक, लोक का मतलब होता है लोग, लोक का मतलब क्या होता है? लोग यानी पीपुल, यानी लोगों का नायक, लोगों का हीरो। तो उसको किस नाम से जानते थे? लोक नायक के नाम से जानते थे। और इनको अलग अलग पार्टी की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से क्या कहा गया था? अमेरिका का दलाल भी कहा गया था। एक नारा लगाया गया था, जॉन निक्सन को दे दो तार, अमेरिका की हो गई हार। मतलब जॉन निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। जॉन निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। उस समय जॉन निक्सन जब पढ़ने गए थे ये, तो जॉन निक्सन उस समय यूएसए के प्रेसिडेंट बने हुए थे, यानी राष्ट्रपति बने हुए थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की बात करते हैं। कितना परसेंट बच्चे? 80% बच्चे सही दिए। जयप्रकाश नारायण के भाषण किसके द्वारा दिया गया? यानी संपूर्ण क्रांति का भाषण किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण के ही द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग शेयर वगैरह करने में पीछे मत रहिए यार, कम से कम जम करके शेयर वगैरह कर दो, ताकि सभी बच्चे जो होते हैं सभी बच्चे आ जाएंगे क्लास में। बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? देखोगे, बिहार में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग लेख का मतलब निर्माण किया गया, लेख को लिखा गया। खास करके बिहार की धरती से जो दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, वो हिंदी साहित्य में काफी ज्यादा आगे निकल गए, बिहार का नाम ये रोशन किए। और वर्तमान स्थिति की बात है, बिहार में हिंदी की क्या वर्तमान स्थिति है, इसमें जो लेख लिखने का काम किए थे जयप्रकाश नारायण किए थे। तो जयप्रकाश नारायण को ही इसका अवार्ड दिया गया था, सर्वोच्च पुरस्कार जो है जयप्रकाश नारायण को ही दिया गया था। इतना आप लोग याद रखिएगा। बात समझ में आ गई बाबू? बात समझ में आ गई? तो कितना राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देनी चाहिए। यह बात किसके द्वारा कहा गया है? यह बात किसके द्वारा? यह बात सरदार भगत सिंह के द्वारा कहा गया है। सरदार भगत सिंह के द्वारा यह बात कहा गया है। आपको याद होगा, सरदार भगत सिंह के द्वारा एक पाठ लिखा गया है, जिनका नाम है एक लेख और एक पत्र। क्या नाम है बाबू? जिनका नाम है एक लेख और एक पत्र। सरदार भगत सिंह इसमें कहते हैं कि भाई साहब, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपने भाग्य के बारे में पूरा तरह से भुला देनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें उन्होंने क्या कहा था? आत्महत्या करना क्या है? कायरता वाला काम है, यानी कायरों का काम है। आत्महत्या करना किस तरह का काम है? कायरों का काम है। समझ गए? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितने परसेंट बच्चों ने, लगभग कितने परसेंट बच्चों ने? 43% बच्चे सही किए, है ना, और 52% बच्चे गलत कर दिए। बताइए, 52% बच्चे गलत कर दिए। ठीक है, चलो याद रखिएगा, ये सब चीज पूछेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? अब बताइएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अगेजी। अगेजी इनके लेखक है कि नहीं? अगेजी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। और रोज कहानी लिखा गया इनके द्वारा। रोज कहानी का मुख्य पात्र क्या है? मालती है। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है। और महेश्वर यानी मालती का एक बेटा है, जिसको क्या कहते हैं? जिनका नाम है टीटी, जो काफी इधर रोता है। और जो लेखक अगेजी हैं, वो मालती के कौन लगते हैं? दूर के रिश्तेदार के भाई लगते हैं। वो पैदल चल के कई मील दूर, 18 मील दूर लगभग पैदल चल के उनके घर पर पहुंचे थे। जब ये मालती के घर पहुंचते हैं अगेजी, तो दही जमाने के लिए, क्या करने के लिए? दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन वो धो रही थी गर्म पानी से। इतना आप लोग याद रखिएगा। कितना परसेंट बच्चे सही दिए हैं? 88% बच्चे। क्या बाबू? है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 88% बच्चों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। और जिसका भी गलत होगा, 1 से 2 बार देखना, स्क्रीनशॉट लेना, फटाक से देखना, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेकर के गैलरी में देखते हो उसी तरह से देखना, याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो रोज कहानी में अतिथि बनकर अगेजी खुद आते हैं। अगेजी खुद आते हैं। अगेजी का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेजी। तो मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई, मालती के दूर का रिश्तेदार का भाई या फिर रिश्ते का भाई, यही ना हो जाएगा। मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती का मामा, मालती का चाचा, नहीं, ये सब नहीं होगा। समझ गए? तो दूर के रिश्तेदार के भाई यानी कौन? खुद लेखक आते हैं। कितना मील दूर चल के? 18 मील दूर चल के आते हैं। और याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत पूछेगा। आपके हिंदी साहित्य में जो एग्जाम होगा, यहां जितने 100 हम जो पढ़ा रहे हैं ना, तो 100 में से कम हम 7 बोले हैं। कम से कम 7 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ये कम से कम बोले हैं। तो हम इससे ज्यादा ही
पूछेगा, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव जो लिया गया है पूरा किताब से आपका लिया गया है, और ये सब याद कर लोगे तो गारंटी है कि आपका 7 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। इसलिए क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास को किसी भी हाल में आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं। आप जानते हैं कि एक लेख और एक पत्र, क्या है भाई, एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये किसका है, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। इनके लेखक कौन है, भगत सिंह। अब यहां एक चीज बात है कि एक लेख और एक पत्र जो लिखा गया है, इसमें वो ये बात को कहते हैं कि आत्महत्या करना कायरता वाला काम है, और साथ ही साथ एक बात ये भी कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो अपने भाग्य के बारे में पूरा तरह से भुला देनी चाहिए। तो भगत सिंह किसे घृणित और कायरतापूर्ण मानते, तो आत्महत्या करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक हो जाएगा। कितना परसेंट बच्चे, 77% बच्चों ने सही दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था। अब इनका पूरा नाम बता दो। हमारे पाठ में एक कहानी है, हमारे पाठ में जो हमारे सिलेबस में जो एक पाठ दिया गया है जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है भाई, अर्धनारीश्वर नाम है, याद है आपको। अर्धनारीश्वर जो है इनके लेखक कौन है, तो इनके लेखक है दिनकर जी। तो दिनकर का पूरा नाम क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम क्या है जी, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर अपने समय में भागलपुर यूनिवर्सिटी का कुलपति भी रह चुके हैं, यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी का हेडमास्टर भी रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं, हेड प्रोफेसर भी रह चुके हैं, याद है हम लोगों को। तो दिनकर जी यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो होता है बेगूसराय जिले में सिमरिया गांव में होता है, बेगूसराय के सिमरिया गांव में होता है, ठीक है। तो यहां आपको दिया गया है सिर्फ सिमरिया, छिमरिया या फिर आपका थिमरिया, देखिए क्या क्या नाम बिगाड़ दिया। तो सिमरिया गांव में बिहार के बेगूसराय जिले में इनका जन्म होता है। रामधारी सिंह दिनकर का अगर पूछेगा कि भागलपुर यूनिवर्सिटी का कुलपति पद पर कौन, यानी उपकुलपति के पद पर कौन विराजमान थे, तो दिनकर जी थे, ठीक है। इतना आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है, क्या पूछा गया, किसने कहा था कि अभी न जाने कितनों मिलों इस देश की जनता को जाना है। समझ गए। अब यहां एक बात काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्लास को इतना ज्यादा शेयर करो, कम से कम आप लोग इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि ये तो आप लोगों का एक स्कोर नहीं घटना चाहिए। जम करके क्लास को शेयर वगैरह करो। अरे हिंदी की क्लास है तो आप लोग शेयर वगैरह करने में पीछे मत रहिए, ठीक है। आप लोग शेयर वगैरह करने में पीछे मत रहो यार, इतना कैसे हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो अब देखिएगा, अब यहां पूछा गया है किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलों इस देश की जनता को जाना है। जब देश को आजादी दिलाई जा रही थी तो हमारे देश के राष्ट्रपति, पहला पीएम, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बात को कहा गया था कि अभी न जाने इस देश की जनता को और कितना मिलो दूर जाना है, भ्रष्टाचारी से मुक्ति पाने के लिए, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए। साथ ही साथ देश में अभी भी भ्रष्टाचार है, अंग्रेज भले ही छोड़ के चले गए हैं, लेकिन क्या देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है? क्या देश में जितने भी गरीब लोग हैं उनको उनका अधिकार मिल चुका है? देश की संपत्ति पर उनका समान अधिकार है? नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अन्याय अभी भी हो रहा है। तो इसी बात को देखते हुए, इसी बात को सोचकर वो कहते हैं कि अभी न जाने भारत देश की जनता को आजादी पाने के लिए कितना मिलो दूर जाना पड़ेगा। तो ये बात कहे गए थे हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर यानी सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहे गए थे। कितना बच्चे बच्चे 56% बच्चों ने सही दिया है। अब देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किस देश का दलाल कहा गया था? जयप्रकाश नारायण पढ़ने के लिए कहां गए थे? अमेरिका गए हुए थे। और उस टाइम जॉन निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ था, और जॉन निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति बना हुए थे। तो एक नारा दिया गया था, जॉन निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। क्या नारा दिया गया था? जॉन निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई हार। यह नारा दिया गया था ना। तो जयप्रकाश नारायण को किस देश की मतलब किसका दलाल कहा गया था? यूएसए यानी अमेरिका का उसको दलाल कहा गया था। अमेरिका का दलाल उसको कहा गया था, जॉन निक्सन को। जॉन निक्सन को किसका दलाल? अमेरिका का दलाल कहा गया था। समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आता है, क्या पूछा गया है कि जयसिंह ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की? अब एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले काव्य खंड का सबसे पहला चैप्टर का नाम है करबक। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? करबक नाम है। और करबक में मलिक मोहम्मद जयसिंह के लेखक है। मलिक मोहम्मद जयसिंह का पूरा नाम है, और मलिक मोहम्मद जयसिंह का एक आंख चला गया है और एक कान चला गया है। तो वो अपने एक आंख की तुलना किससे करते हैं? दर्पण से करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से दर्पण सभी चीज को स्वच्छ और साफ दिखाती है, उसी तरह से हम एक आंख से दुनिया की सभी चीजों को स्वच्छ और साफ तरीके से देख सकते हैं। समझ गए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा आपको तो आराम से इसका आप लोग
आंसर दे सकते हो, आराम से इसको आप लोग बना सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से आप लोगों को आंसर देना है। अब चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस कहानी है ये। उसने कहा था जो कहानी है ये बहुत ही फेमस कहानी है। तो उसने कहा था कहानी का लेखक है ये आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था कहानी के लेखक है। और उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र की बात करोगे तो मुख्य पात्र है इनका लहना सिंह। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इस कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह चीज लिखा गया था, उसने कहा था, और इसका मुख्य पात्र लहना सिंह है। इतना हम लोग याद रखेंगे। इसमें विश्व युद्ध के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें भारतीय सेना जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन की तरफ से लड़ रही थी, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, कितना परसेंट बच्चे? 47% बच्चे सही किए। लहना सिंह के मामा कहां रहने वाले थे? लहना सिंह के मामू की अगर बात करें, लहना सिंह के मामा वो रहने वाले थे अमृतसर में। अमृतसर में तांगे वालों के बीच कभी कभी ये एक लड़की से मिला करती थी, उसी के बारे में जिक्र यहां किया गया है। तो याद रखिएगा लहना सिंह, ये लहना सिंह कौन है? ये आपका उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह। और उनके मामा कहां के रहने वाले थे? अमृतसर के रहने वाले थे। और जो लड़की से मिली थी, ये लहना सिंह जिस लड़की से मिली थी, वो लड़की का भी मामा का घर कहां था? वो लड़की का भी मामा का घर अमृतसर में ही था। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहन राकेश की एकांकी का नाम बताइएगा। तो मोहन राकेश के द्वारा क्या लिखा गया? सबसे पहली बात अगर बात करें, रोज लिखा गया, अंग्रेजी के द्वारा लिखा गया, समझ गए। शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया? उसके बाद त्रिच, जूठन, ये सब चीज लिखा गया। तो सिपाही की मां, सिपाही की मां जो लिखा गया है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। अब सिपाही की मां जो एकांकी है ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और सिपाही क्या नाम है? सिपाही का नाम है मानक। सिपाही का नाम है मानक। सिपाही की मां का नाम है बिस्नी। और सिपाही की बहन का नाम है मुन्नी। ये सब चीज याद होगा आप लोगों को। तो याद रखिएगा मोहन राकेश के एकांकी का नाम है सिपाही की मां, इतना याद रखिएगा। और इसमें क्या चर्चा किया गया है? इसमें युद्ध के बारे में चर्चा की गई। बर्मा में युद्ध लड़ने के लिए कौन जा रहे थे? मोहन राकेश जा रहे थे। उनकी मां उनसे जिक्र करती है, उनकी बहन भी वेट करती है कि मेरा भाई कब आएगा, मेरा भाई कब आएगा युद्ध लड़ करके, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो सिपाही कहता है। सिपाही जब मानक को मारने के लिए उसके घर तक आ जाता है, तो सिपाही जो जिस पर मानक युद्ध के मैदान में गोली चला रहे थे, तो उसको मारने के लिए जब घर तक आ जाता है सिपाही, तो सिपाही मानक की मां से कहता है कि मैं इसको मार दूंगा, मैं इसकी लाश को चील और कौवों को खिला दूंगा। तो इस तरह की बातें करता है। तो याद रखिएगा ये बात कौन कर रहे थे? ये बात कर रहे थे सिपाही। सिपाही क्या कह रहे थे कि मैं इसकी लाश को चील और कौवों को आगे डाल दूंगा, चील और कौवों को खिला दूंगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये सिपाही की मां का किसका लेखक कौन है? एकांकी के लेखक है मोहन राकेश। और ये लिखा गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से यह लिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा यहां डी लॉक हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कितने परसेंट बच्चे? लगभग जो है कितना परसेंट बच्चे? 70% बच्चों ने सही दिया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? किस काम के लिए लाया गया था? धांगर का मतलब होता है एक विशेष जाति के लोग जो छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे। किसके अंतर्गत छोटा नागपुर आता है? अभी झारखंड के अंतर्गत आता है। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आता है कि धांगरों को 18वीं शताब्दी में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो सबसे पहले ये धांगर आए थे कहां से? तो बिहार से। बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र से आए थे। और छोटा नागपुर का क्षेत्र अभी जो है कहीं ना कहीं ये झारखंड के अंतर्गत आता है। तो इन लोगों को लाया गया था नील की खेती करने के लिए, नील की खेती कराने के लिए इन लोगों को लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते, पूछा गया है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1857, 1957 में, 54 में या फिर 53 में। 81 नंबर क्वेश्चन का, 21 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा कि दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये 1951 में हुआ था। 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और 1951 में पहला जनगणना होता है। जब देश आजाद होता है तो आजाद भारत का पहला जनगणना, 7वां जनगणना 1951 में ही हुआ था। ठीक है, तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1951 में होता है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या है? तो भगत सिंह के चाचा का नाम है अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा सी लॉक हो जाएगा। भगत सिंह कौन है? जो हमारे पाठ में एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर
पूछा गया है अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, यानी अर्धनारीश्वर का लेखन किसके द्वारा किया गया था। हम लोग कई बार जाना है कि अर्धनारीश्वर लिखा गया था दिनकर जी के द्वारा, जो बिहार के बेगूसराय के सिमरिया में जन्म लिए थे। अर्धनारीश्वर का मतलब होता आधा नारी और आधा पुरुष का रूप, तो यह लिखा गया था रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो यह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोक हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था, तो बातचीत जो है यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है। जब आगे जी अपने कहानी में बताते हैं जिसमें मालती हमेशा घंटे को गिन रही होती है, तो जब रोज कहानी समाप्त होती है तो घंटे की किस खरकन के साथ, जब मालती बोलती है कि 11 बज गए, मालती क्या बोलती है कि 11 बज गए, उस समय कब, यानी 11 बज गए, तो कौन सा रात, यानी 11 बजे रात की बात कर रही थी, तो 11 बज गए यानी 11 बजे रात को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी कि 11 बज गए, अब वहां कहानी समाप्त हो जाती है। समझ गए। और इस कहानी में मुख्य रूप से यह बताया गया कि एक लड़की का जीवन शादी के बाद जीवन कैसे बदल जाता है, विवाह के बाद उनका जीवन कैसे बदल जाता है। देखिएगा किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही माला है। नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह में झूलती हुई जूही की माला है। यह बात किसके द्वारा कहा गया था, यह बात अर्धनारीश्वर में कहा गया है, यह बात अर्धनारीश्वर में कहा गया है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो ये लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये बात रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि नारी क्या है, पुरुष की बाहों में झूलती हुई जूही की माला है। समझ गए प्यारे बच्चों, आप लोग जितने भी हैं तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, जम करके अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं सफल एकेडमी ऐप को, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ताकि ऐप में सारा चीज आप लोगों को दिया गया है। तो ऐप को अभी तक जो डाउनलोड नहीं किए हैं, ऐप को अभी तक जो भी डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। बताइए आप लोग में से कितने लोग हैं जो ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं। ठीक है, आप लोग में से कितने लोग हैं जो ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए, तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया है कि प्रिंस कॉर्पोरेटिव किस विषय का विज्ञान था, तो ये कहने के इनका जो नाम है ये आया है बालकृष्ण भट्ट में, बातचीत पाठ में इसका नाम आया है। और वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे, अर्थशास्त्र के विषय में उनको काफी जानकारी था। एक लेख और एक पत्र नामक निबंध के लेखक का नाम पूछिएगा, तो एक लेख और एक पत्र किसके द्वारा लिखा गया था, सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, जिसमें इस बात के बारे में चर्चा की गई है कि एक छात्र का किस तरह से पढ़ाई में और देश को आगे बढ़ाने में योगदान होता है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो एक लेख और एक पत्र किसमें लिखा गया, भगत सिंह के द्वारा लिखा गया। ठीक है, शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी, 27 मार्च 1931 को, 27 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो याद रखिएगा 27 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था, यानी ये डेथ कब कर गए थे। रामधारी सिंह दिनकर की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29 पूछा गया। ठीक है, चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो यहां अगर देखा जाएगा 24 अप्रैल 1974 को, 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो जाता है। और ये जो है बिहार के जाने माने लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, और ये बिहार के जब उपकुलपति बने थे इसका भागलपुर यूनिवर्सिटी का, तो उस समय और ज्यादा फेमस हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1974 को। नर और नारी के काम क्या है, तो ये बात कहीं ना कहीं कहा गया है किसमें, ये बात कहा गया है आपके नर और नारी वाली जो बात है, ये बात किसमें कहा गया है, अर्धनारीश्वर में कहा गया। किनके द्वारा, ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कहा गया। तो नर का काम है बलशाली किसान, और नारी का काम क्या है, नारी का काम है अछोरना पछोरना, मतलब खेती करने का काम किसका है, नर का है। और खेती से जो अनाज आएगा उसको समेटने का काम किसका है, नारी का है। मतलब घर से बाहर का काम नर का और घर से अंदर का काम नारी का है। ठीक है, तो ये नर और नारी किस काम के लिए है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो लड़की की उम्र क्या थी। देखिएगा ये बात जो है, ये कहानी, ये क्वेश्चन आपका कहां से आया है, ये क्वेश्चन आया है आपका अर्धनारीश्वर ने, ये आपका आया है उसने कहा था से। उसने कहा था का मुख्य पात्र कौन है, लहना सिंह है। तो लहना सिंह उस लड़की से क्या जब मिला था अमृतसर में तांगे वालों के बीच, तो उस लड़की का उम्र कितना था, 8 साल।
कितना था जी? 8 साल। बाद में उस लड़की का विवाह हो जाता है सूबेदार जी के साथ, जिनका एक बेटा होता है जिसको नाम क्या है? बोधा सिंह होता है। पूरा कहानी जो पढ़े होंगे तो उनको याद होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? जब पाठ को पलटिएगा, जब इसका किताब को देखिएगा तो उसने कहा था कहानी टोटल 5 भागों में बटी हुई है। कितने भाग में? टोटल 5 भाग में बटी हुई है, इतना याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी कितने भाग में? 5 भाग में टोटल बटी हुई है, इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है अगला प्रश्न। क्या पूछा गया? ध्यान से देखिएगा कि जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षुदयाल था। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते पूछा गया है हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? तो हिंदी प्रदीप की बात करें, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो हिंदी प्रदीप जो है टोटल 33 साल तक, हिंदी प्रदीप कितने साल तक प्रकाशित हुआ था? टोटल 33 साल तक यह प्रकाशित हुआ था, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे सी यहां बिल्कुल राइट आंसर बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जायसी का निधन कब हुआ था? तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं तो 1498 या फिर आपका दिया 1648, 1548 या फिर 1848। अब देखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी हमारे पाठ में किस चीज का लेखक है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा करबक लिखा गया। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा करबक लिखा गया है। और इनका जो एक पाठ है बाबू मलिक मोहम्मद जायसी का, हाँ ठीक है, तो करबक जो लिखा गया उसमें बताया गया है प्रकृति के बारे में, यानी करबक लिखा गया प्रकृति के बारे में, पद्मावत की रानी के बारे में बताया गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी का जो निधन हो जाता है वो हो जाता है 1548 को। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी, जयप्रकाश नारायण जो पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं, तो उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। उनकी पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। और जयप्रकाश नारायण जब आजादी के समय इनको पकड़ने के लिए अंग्रेज ढूंढ रहे थे तो जयप्रकाश नारायण चले जाते हैं नेपाल। जयप्रकाश नारायण कहां चले गए थे? नेपाल चले गए थे। और इनके द्वारा एक पार्टी का भी स्थापना किया गया था, इनके द्वारा एक पार्टी का भी स्थापना किया गया था, वो पार्टी के बारे में बताया गया आप लोगों को। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या कहना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली, यानी बातचीत करने का तरीका क्या होना चाहिए, बातचीत करने का ढंग क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, शैली क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और याद रखिएगा 23 मार्च को ही हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च 1931 को जो फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, 3 आदमी को दिया गया था फांसी। और उसी दिन से भारत में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस, समझ गए? तो याद रखिएगा ये तीनों के याद में मनाई जाती है। तो 23 मार्च 1931 को दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी यहां बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आगे स्क्रीन पर पूछा गया है पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया। देखिए ये सवाल आपके पूछा गया है अर्धनारीश्वर से। अर्धनारीश्वर की बात करें तो पुरुष क्या बन गया? वृक्ष बन गया। अब ये बात कौन कहते हैं? पुरुष एक बहुत बड़ा वृक्ष बन गया और उस वृक्ष से जो लताएं लटक रही है वो क्या है? नारी है। मतलब उस वृक्ष के बिना उस लता का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। तो पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया? उसने बना दिया लता। समझ गए? तो इतना याद रखिएगा क्योंकि अर्धनारीश्वर पाठ में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ किसका पाठ लिया गया है? किसकी तरफदारी की गई है? लेडीज की तरफदारी की गई है। सिर्फ और सिर्फ लेडीज की तरफदारी कहीं ना कहीं की गई है। यह चीज देखने के लिए उसमें मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? बेगूसराय के सिमरिया में इनका जन्म होता है। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को, इनका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म होता है। इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोग हो जाएगा। कहां हुआ था? बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म होता है। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में। ठीक है, अब देखिएगा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का। यह बात याद रखिएगा। आधा किसका अंग है? आधा जो रूप है शिव का है और आधा रूप पार्वती का। भगवान शिव क्या है? पुरुष को इंडिकेट करते हैं। पार्वती किसको इंडिकेट करते हैं? लेडीज यानी स्त्री को इंडिकेट करते हैं। तो शिव और पार्वती का जो आधा रूप है उसी को क्या कहा गया? अर्धनारीश्वर कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई पहला काव्य कृति कौन सा है?
युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई पहला काव्य कृति के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे पहला काव्य कृति कुरुक्षेत्र लिखा गया था। कुरुक्षेत्र लिखा गया था, इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है, रामधारी से गांधारी थी, तो गांधारी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज याद रखिएगा। गांधारी के बारे में आपको जो पता है, गांधारी की अगर बात करें इसके बारे में, आपके कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का जो युद्ध चला था कौरव और पांडव के बीच, उसी में आपका इसका वर्णन किया गया। तो 43 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो दुर्योधन की मां का नाम है गांधारी, दुर्योधन की मां का नाम है गांधारी। और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चला था जिसको महाभारत युद्ध कहते हैं, किसके बीच चला था? कौरव और पांडवों के बीच चला था। कौरव वर्सेस पांडव के बीच यह युद्ध चला था जिसमें पांडवों की जीत होती है और पांडव जो है हस्तिनापुर की क्या बन जाते हैं? सत्ता के लिए राजा बन जाते हैं। तो दुर्योधन की मां का नाम क्या है? गांधारी नाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। दिनकर की कविता कौन सा गुण है? देखिएगा, दिनकर की कविता में कौन सा गुण नहीं है? तो ये ओज गुण, पौरुष गुण और प्रभावशाली प्रभावपूर्ण वामिकता गुण, ये सारी चीज है, लेकिन मृष्णुता नहीं है। मृष्णुता का मतलब होता है कि उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी के शोक की वेव आएगा, मतलब किसी का शोक गीत गाया जाता है, किसी का कहीं ना कहीं मतलब शोक चीज उसमें बताया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर किस युग के कवि हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जो है ये आएंगे आपका छायाबौद्धोत्तर युग के कवि हो जाएंगे। किसके युग के कवि? छायाबौद्धोत्तर युग के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक हो जाएगा। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। 48 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करोगे तो दिनकर जो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, कौन सा पुरस्कार? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उस समय दिनकर के काल में बिहार में हिंदी की काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी, हिंदी काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है, जिस पुरुष में नारीत्व का गुण नहीं है वो क्या है? जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वो अधूरा है, यानी अपूर्ण है। अधूरा, ये कौन कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं। जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वो अपूर्ण है, याद रखिएगा। और जिस स्त्री में पुरुष का गुण नहीं है वो भी अपूर्ण है, तो इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कितना परसेंट बच्चे? लगभग जो है 64% बच्चे सही गलत नहीं किए हैं, लगभग 23% बच्चों ने ही इसको सही बताया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पूछा गया है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए की अगर बात करें तो किसे भेजने का काम करता है? एक सेकंड, हेलो हेलो जी बोलिए। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है बाबू, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां अगर देखा जाएगा कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं, तो वजीरा सिंह को भेज रहे थे। जब उनको पता चलता है कि नकली लेफ्टिनेंट साहब आ चुके हैं, तो नकली लेफ्टिनेंट साहब को पकड़ने के लिए, तो नकली लेफ्टिनेंट साहब को कहीं ना कहीं पता चल जाता है, तो वजीरा सिंह को भेजते हैं। किसको बुलाने के लिए? सूबेदार जी को बुलाने के लिए भेजते हैं। सिख राइफल से के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? जैसे कि प्रत्येक सैनिक जब युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ने जाते हैं तो उनको जो राइफल दी जाती है उसमें नंबर होता है, हर एक राइफल का क्या होता है? नंबर होता है। तो जो लहना सिंह युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटेन की तरफ से, किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, तो उसका जो नंबर था वो 77। लहना सिंह के राइफल का नंबर कितना था? 77। ऑप्शन नंबर हमारा सी लोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक पाठ के निबंधकार का नाम बताइएगा। तो सबसे पहली बात, ये बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। ये भी पूछा जाएगा कि बातचीत क्या है, निबंध है, कहानी है, या फिर एक नाटक है, या फिर कुछ और है। तो ये सब चीज ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो सबसे पहला क्लियर हो गया, बातचीत क्या है? एक निबंध है। और बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बहुत से बातचीत, बहुत से बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? सबसे पहली बात, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो लिखा गया है इनके द्वारा, तो इसमें दो मुख्य पात्र की चर्चा की गई है, एक लहना सिंह हो जाएगा और एक हो जाएगा सूबेदारनी। समझ गए? अब उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, तो उसमें जो है अमृतसर के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि लहना सिंह और वो लड़की जिससे वो काफी ज्यादा मिला करती थी, लहना सिंह और सूबेदारनी दोनों कहां रहते थे? अमृतसर में रहते थे। दोनों का मामा का घर कहां था? अमृतसर में था। कहां मिल जाते थे? तांगे वालों के बीच, सब्जी वालों के बीच, मार्केट में दोनों आपस में अक्सर मिल जाया करते थे। तो याद रखिएगा अमृतसर में। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है?
तो भगत सिंह के माता पिता की अगर बात करें तो उनके माँ का नाम है विद्यावती, उनका माँ का नाम है विद्यावती और पिता का नाम है सरदार कृष्ण सिंह। माँ का नाम क्या है? विद्यावती और पिता का नाम है सरदार कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? विद्यावती और सरदार कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लकी कुमार, उनके बाद अब बालवीर सिंह। इधर उधर का कमेंट नहीं करो बाबू, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो पहले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को अपने भाग्य के बारे में पूर्ण रूप से भुला देनी चाहिए। तो यह बात कहा गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा, किसमें? एक लेख और एक पत्र में। एक लेख और एक पत्र में सरदार भगत सिंह कहते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो खुद के भाग्य के बारे में खुद को भुला देना चाहिए। ठीक है, यह बात किसके द्वारा कहा गया था? सरदार भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। एक बार आप लोग शेयर वगैरह कर दो जम करके। ठीक है, आप लोग जो हैं एक बार आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, भगत सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म की अगर बात करें तो लायलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। भगत सिंह का जन्म लायलपुर पाकिस्तान में इनका जन्म होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को वह बम फेंकने का कार्य किया था। उनके दोस्त का नाम था बी के दत्त यानी बटू केशवर दत्त। उनके दोस्त का नाम क्या था? बी के दत्त यानी बटू केशवर दत्त। और दोनों ने मिलकर के असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, जिसके कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया था। जिसके कारण उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर किसका रूप है? तो अर्धनारीश्वर कल्पित रूप किसका? शिव और पार्वती का। भगवान शिव और जो पार्वती हैं उनके आधा आधा रूप को मिलाकर के क्या बनाया गया था? आधा आधा रूप को मिलाकर के शिव और पार्वती का रूप को मिलाकर के अर्धनारीश्वर की रचना की गई थी। अर्धनारीश्वर किसके द्वारा? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था। संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण कहां देते हैं? तो संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण गांधी मैदान में देते हैं, पटना में। पटना में गांधी मैदान है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। समझ गए, जिस तरह से बिहार की राजधानी पटना है उसी तरह से। चलो ठीक है, अब यहां देखिएगा अगला प्रश्न की बात करते हैं। हमारे स्क्रीन पर आता है, क्या पूछा गया है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जयप्रकाश नारायण गए थे। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से, लोकनायक के नाम से जानती है। जायसी ने किस भाषा में रचना की? अब देखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें तो जिसके ऊपर क्या लिखा गया? करबग। तो करबग जो लिखा गया है तो वो करबग की जो रचना हुई है तो वह अवधी भाषा में। हिंदी का जो पुराना रूप है, अपभ्रंश रूप जो है, हिंदी का पुराना रूप जो है वो क्या है? करबग है। तो अवधी भाषा में करबग लिखा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है? विधाता का मतलब होता है विश्व, यानी विधाता का मतलब होता है ईश्वर। विधाता का मतलब होता है ईश्वर, और विधाता का श्रमिक जो समुद्र की पानी है वो क्या बना दिया? खारा बना दिया। विधाता समुद्र की पानी को खारा बना दिया, उसको आप पी नहीं सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं दोष है। आप बड़े समुद्र की उसकी तारीफ करते हैं लेकिन उसकी समुद्र की पानी क्या है? उसको खारा बना दिया। ठीक है, कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? तो के जो जानवर और जानवर कहानी नई कविता भोर का तारा। तो भोर का तारा ये माथुर जी के द्वारा लिखा गया। तो सूबेदार का नाम क्या है? तो वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक हो जाएगा। कौन से रचनाकार बिहार से संबंधित है? तो बिहार से आपका रामधारी सिंह दिनकर। ये जिनका जन्म हुआ था बिहार के सिमरिया में, बेगूसराय में इनका जन्म होता है, रामधारी सिंह दिनकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सूबेदारनी ने अपने पुत्र और पति की रक्षा करने के लिए किसको कहते हैं? तो लहना सिंह को कहते हैं। वही सूबेदारनी जिनके 8 साल की उम्र में वो किससे मिले थे? 8 साल की उम्र में वो किससे मिले थे जी? वो मिले थे किससे? लहना सिंह से मिले थे 8 साल की उम्र में। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी लोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर हमारा ए लोक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा रहते थे। चाहे वो लड़की की बात करें, चाहे उसके मामा की बात करें, चाहे लहना सिंह की बात करें, तो दोनों के मामू कहां रहते थे? अमृतसर में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को इनका जन्म होता है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है लहना सिंह। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? यह पूछता था तेरी कुर्माई हो गई, तेरी कुर्माई हो गई। यह सवाल पूछा जाता था कि तेरी कुर्माई हो गई यानी तेरी सगाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? तो आत्महत्या को कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं भगत सिंह। काफी ज्यादा घृणित और कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं किसको? आत्महत्या को। इतना याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कल से जो क्लास का टाइम है वो 6 बजे होगा। याद रखिएगा, कल से क्लास का टाइम आपका 6 बजे से होगा। इतना याद रखिएगा, कल से 6:30 बजे क्लास नहीं स्टार्ट होगा, आपका 6 बजे से स्टार्ट होगा क्लास। ठीक है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है क्लास में। तो कल से आपका 6 बजे से स्टार्ट होगा, इतना याद रखिएगा, हम आप लोगों को बता देते हैं, याद रहना है, ठीक है। कल से क्लास आपकी 6 बजे से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ओ सदानीरा एक निबंध के अंतर्गत आता है। ओ सदानीरा जिसमें नदी के बारे में चर्चा की गई है। राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? तो गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा था। गयासुद्दीन तुगलक कहाँ के राजा थे? दिल्ली के राजा थे। राजा हरि सिंह इसके डर से नेपाल में जाके छिप गए थे। धांगरों को 18वीं शताब्दी में नील की खेती करने के लिए लाया गया था। धांगर शब्द का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। धांगर शब्द का मतलब क्या होता है? भाड़े का मजदूर। और ये धांगल जाति के लोगों को छोटा नागपुर पठार से लाया गया था। छोटा नागपुर पठार से क्या करने के लिए? नील की खेती करने के लिए इनको लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई कहां हो रही थी? तो बर्मा में। सिपाही की मां के अनुसार लड़ाई जो है बर्मा में हो रही थी। जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो जायसी के गुरु का नाम है शेख मोहिदी और शेख सैयद, इनके गुरु का नाम है शेख मोहिदी और शेख सैयद, इनके गुरु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो विद्यार्थी और राजनीति ये जो लिखा गया है तो ये सरदार भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हम लोग आत्महत्या के बारे में चर्चा किए थे। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने क्या बना दिया? लता बना दिया। इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। पुरुष रूप तो क्या बन गया? वृक्ष बन गया, पर नारी को उसने क्या बना दिया? लता बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आगे स्क्रीन पर पूछा गया ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम है आपके ओ सदानीरा किसने लिखा था जी? जगदीश चंद्र माथुर जी। जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया था ओ सदानीरा, ठीक है। अब देखोगे अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। भारतीय सैनिक किस देश की ओर से लड़ाई लड़ रहे थे? तो भारतीय सैनिक इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन साथ किसका था? इंग्लैंड के साथ थे हम लोग, क्योंकि भारतीय सैनिक उसी के साथ लड़ाई लड़ रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। किसके घरों की मोती तारों की चमकती है? तो तारों की मोती। तारों कौन है? ये मुन्नी की सहेली का नाम है। तारों की मोती करों की तरह चमकती है। लेखक मालती के घर पहुंचने के लिए कितना मील दूर? तो 18 मील दूर चल के आते हैं। 18 मील दूर। कौन लेखक? यानी जो अंग्रेजी हैं 18 मील दूर चल के आते हैं मालती से मिलने के लिए। और यह चीज बताया गया है कि लेखक कौन है? मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई हैं। रोज कहानी में मालती के अखबार का टुकड़ा क्यों पढ़ता है? तो आम से लिपेटे हुए इनको जो अखबार का टुकड़ा मिलता है उसी टुकड़ा को वो पढ़ के आगे मतलब आम को धोने के लिए जाती है। अंग्रेजी जी का जन्म कब हुआ था? 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइएगा, 89 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो अंग्रेजी जी का जन्म कब होता है? चलिए, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10-12 क्वेश्चन है। तो अंग्रेजी जी का जन्म होता है 7 मार्च 1911 को। अंग्रेजी जी का जन्म कब होता है? 7 मार्च 1911 को इनका जन्म होता है। एक आंख कैसी होती है? तो दर्पण के जैसी होती है। एक आंख की तुलना अंग्रेजी किससे करते हैं? एक आंख की तुलना करबक में मलिक मोहम्मद जैसे दर्पण से करते, इतना याद रखिएगा। करबक कहां से लिया गया है? तो ये आपका पद्मावत से लिया गया है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के अंग्रेजी इनका लेखक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मालती किस कहानी का पात्र है? तो रोज शीर्षक कहानी का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधक का नाम हो जाएगा दिनकर जी। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा किया गया था। और वैशाली महोत्सव मतलब इसका जो चर्चा है वो कहीं ना कहीं ओ सदानीरा पाठ में किया गया है। किसमें किया गया है? ओ सदानीरा पाठ में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे स्क्रीन पर। ओ मेरे सपने, ये क्या है? एक उपन्यास है? नहीं, ये एक कहानी है। ऑप्शन नंबर हमारा बी लोक हो जाएगा। मुल्ला जी की दाढ़ी किसने मुड़ दी थी? तो मुल्ला जी की दाढ़ी किसने? लहना सिंह ने मुड़ दी थी। ये चीज कहीं ना कहीं बोलने का प्रयास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लहना सिंह जब उस लड़की से मिला था तो उस लड़की का उम्र मात्र 8 साल था और उस लड़की से बार बार क्या सवाल कर रहे थे कि तेरी कुर्माई हो गई, तेरी सगाई हो गई। ये सवाल बार बार पूछे जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्र दर्शमा गुलेरी की किस गांव में जन्म हुआ था? तो इनका जन्म गुलेरी का, देखो गुलेरी लगा हुआ है तो ये कहीं ना कहीं गांव का नाम है। तो गुलेरी का मतलब गुलेर, गुलेर में इनका जन्म हुआ था। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? लायलपुर पाकिस्तान में। सरदार ने सूबेदार को जमीन कहां दी थी? लायलपुर पाकिस्तान में इनको जन्म दी थी। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया। इसमें से एक क्वेश्चन और था, 100 है, ये एक नंबर पीछे हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जितने भी नए बच्चे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, समझ गए। और साथ ही साथ उन दोस्तों को शेयर वगैरह कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ाई करते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ऐप को डाउनलोड कर लेना। सफल एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जब ऐप को डाउनलोड करोगे तो ऐप में आपको अपना फोन नंबर और नाम डाल के उसको रजिस्टर कर लेना है। अपना फोन नंबर और नाम डाल के उसको रजिस्टर कर लेना। और ऐप में ही हर सब्जेक्ट का बैच दिया गया है, हर सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज दिया गया है, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां दिया गया है। तो उसको आप लोग देख, और हर सब्जेक्ट का आपका
टेस्ट सीरीज दिया गया, हर सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स भी दिया गया, वहां जाकर के आप उसको अचीव कर लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। समझ गए? तो ये चीज आप लोग कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपको आराम से समय पर मिल जाए और अच्छी तरह से पूरा क्लास को हम लोग कवर कर सके। तो आज के इस क्लास में कितना क्वेश्चन आपने सही किया है, तो उसका कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि कितना सही हुआ, 100 में कितना क्वेश्चन आपने सही किया, ये चीज आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।